अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डेरिवेटिव्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन को कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। अभी तक हम जो चैप्टर्स कर चुके हैं, ये 5 चैप्टर हमारे 4 हो गए, इंशाल्लाह आज ये 5वां हो जाएगा सीक्वेंस एंड सीरीज का, जिससे हमारे पास 2 MCQs और एक CRQ आएगा 3 मार्क्स का, जिसमें हमें पास चॉइस होगी, दो में से कोई एक करना होगा। सीक्वेंस और सीरीज में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, पहले मैं कॉन्सेप्चुअली थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटी बनाता हूँ। पहले फॉर्मूले दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर। ये फॉर्मूले हैं, या तो अपने पास फॉर्मूला लिख लें या तो फॉर्मूला शीट अपने पास प्रिंट आउट रख लें, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो चीज़ों को। अच्छा जी, दो सीक्वेंस हैं जो हमें पढ़नी है इसके अंदर। ठीक है, पहली सीक्वेंस हमें पढ़नी है अर्थमेटिक की, जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या इसको अर्थमेटिक सीक्वेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और सीक्वेंस के अंदर हमारे पास क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। इसके अंदर हमारे पास पहले तो अर्थमेटिक सीक्वेंस होती क्या है। एक ऐसी सीक्वेंस होती है अर्थमेटिक, जो एक कांस्टेंट नंबर ऐड होकर मूव कर रही हो। मतलब एक नंबर ऑफ सीरीज होगी, ऐसे नंबर्स आगे बढ़ रहे होंगे जिसमें नंबर्स एक कांस्टेंट नंबर होगा, एक फिक्स नंबर होगा जो ऐड होके आगे बढ़ रहा हो। अगर आप देखें तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है +2 हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है +2 हो रहा है। तो एक कांस्टेंट नंबर या फिक्स नंबर होगा जो आगे सीरीज को बढ़ा रहा होगा प्लस करके। जरूरी है 2 प्लस हो रहा हो, कुछ भी नंबर प्लस हो सकता है। अब यहाँ क्या प्लस हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी 4 प्लस हो रहा है और यहाँ पर भी 4 प्लस हो रहा है। तो ऐड होके सीक्वेंस आगे बढ़ रही है, उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला बताऊं तो ये वाला फॉर्मूला अर्थमेटिक का है। फॉर्मूले की पहचान होना जरूरी है, कौन सा फॉर्मूला किसका है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें क्या निकाल के देता है, दूसरी बात ये पता होनी चाहिए, और इसके अंदर वेरिएबल्स का क्या क्या मतलब है वो पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर लें, ये फॉर्मूला हमें पर्टिकुलर टर्म निकाल के देता है। ठीक है, पर्टिकुलर टर्म निकाल कर देता है। मतलब फॉर, अब ये देखिए, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है, और आगे चलती जाएगी। अगर मुझे इस सीक्वेंस की 100th टर्म चाहिए, मुझे 100वीं टर्म चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा, ये फॉर्मूला यूज करके निकालूंगा। तो एक सीक्वेंस है, उसमें से कोई बीच में से टर्म चाहिए, उसकी आखिरी टर्म चाहिए, या उसकी 1000 टर्म चाहिए, 10,000 टर्म चाहिए, तो ये फॉर्मूला हमें वो निकाल के देता है। इस फॉर्मूले के अंदर जो A1 लिखा हुआ है, ये होता है फर्स्ट टर्म, इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। मतलब जो सीक्वेंस की पहली वैल्यू है वो कहलाती है A1। जैसे कि ये 3 है, जैसे कि ये 2 है, ये दोनों पहली टर्म है सीक्वेंस की, तो ये कहलाएगी A1। D यहाँ पर कहलाता है कॉमन डिफरेंस, इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। सेकेंड टर्म को फर्स्ट से माइनस कर दो, या थर्ड को सेकंड से कर दो, या फोर्थ को थर्ड से कर दो, किसी को भी आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से कर दो, चाहे वो दूसरी को पहली से कर दे, तीसरी को दूसरी से कर दे, चौथी को तीसरी से कर दे, इट डजेंट मैटर, क्योंकि डिफरेंस सेम ही आएगा। जैसे कि आप ये देखिए, 7 को मैं 3 से माइनस करूंगा, क्या आएगा 4 आएगा। 11 को 7 से करूंगा तब भी 4 आएगा, 15 को 11 तब भी 4 आएगा, तो डिफरेंस सेम ही आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास n क्या है, जो टर्म हमें निकालनी होगी वो n यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, ये बात आई होप क्लियर हो गई। ये कहलाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट। दूसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट अर्थमेटिक के अंदर ही आता है, वो आता है सीरीज। इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक सीरीज। ठीक है, सीरीज मतलब सम करना। अब जो अर्थमेटिक सीक्वेंस है ना, इसके अंदर आप देखो कॉमा दे के वैल्यूज आगे बढ़ रही है, 2,4,8, 3,7,11,15। अर्थमेटिक सीरीज का मतलब सम करना। सीक्वेंस अर्थमेटिक की है और इसकी सम करना। ये क्या कर रहा था, ये फॉर्मूला पर्टिकुलर वैल्यू निकाल के मुझे सिखाता है, निकालना सिखाता है कि पर्टिकुलर वैल्यू निकालने सीक्वेंस है। ये मुझे क्या सिखाएगा, सीरीज का फॉर्म, अर्थमेटिक सीरीज का कॉन्सेप्ट क्या सिखाता है, प्लस करना। कि एक सीक्वेंस दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस के अंदर 10 टर्म है, मुझे इन 10 टर्म को ऐड करना, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये सेकंड फॉर्मूला जो लिखा हुआ है, 2a1 प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें आपको सीक्वेंस कुछ इस तरह लिखी हुई होती है नॉर्मली, बीच में प्लस लगा हुआ होता है। ठीक है,
तो ये हमारे पास कहलाता है अर्थमेटिक सीरीज का फॉर्मूला। इसमें A1 का मतलब वही है फर्स्ट टर्म, डी का मतलब भी वही है कॉमन टर्म और कॉमन डिफरेंस, जैसे पहले निकालते हैं T2 माइनस T1 कराया वैसे ही निकलेगा। एन का मतलब जितना सम चाहिए, मुझे फॉर एग्जांपल 10 टर्म है तो मैं एन की जगह 10 रख दूंगा, बस फॉर्मूले पुट करना है और आंसर निकालना है। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो अर्थमेटिक के लिए यूज हो रहे हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है, वैसे तो नॉर्मली एक अर्थमेटिक का सवाल है एक ज्योमेट्रिक का सवाल आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा हो सकता है दोनों एक ही कॉन्सेप्ट से सवाल आ जाए, क्योंकि दो में से एक करना है। तो आप ये मत कीजिएगा कि एक कॉन्सेप्ट में छोड़ दूं और दूसरा कॉन्सेप्ट करके चले जाऊं या चली जाऊं तो उसमें से सवाल आ जाएगा मैं टाइम नहीं, ऐसा मत करें, दोनों कॉन्सेप्ट को थोरली करके जाए। ये थी अर्थमेटिक बात, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस हो गया और अर्थमेटिक सीरीज हो गया, ठीक है। अब बात आती है अब ज्योमेट्रिक, एक नया सीरीज कहलाती है ज्योमेट्रिक सीरीज। ये नई सीरीज है, वो तो और सीरीज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, सॉरी, इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या इसको आप कह लो सीक्वेंस। अर्थमेटिक में क्या था, प्लस होके आगे बढ़ रही थी हमारे पास सीक्वेंस, यहां पर एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई होके आगे बढ़ती है वैल्यू, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन होकर फिक्स वैल्यू आगे बढ़ती है हमारे पास, ठीक है। अब वो किसी भी तरीके की हमारे पास सीक्वेंस हो सकती है, लेकिन एक फिक्स नंबर होता है जिसके थ्रू ये आगे मल्टीप्लाई होकर आगे मूव कर रही होती है ये सीक्वेंस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होती है। जैसे कि हमने ले लिया, अब ये क्या हो रहा है, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से, फिर 3 से मल्टीप्लाई करूँ आगे, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास ये वाला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। ए वन का मतलब वही है कि पहली टर्म, ठीक है, इसी को हम कहते हैं ए वन। आर क्या होता है, आर यहाँ पर कहलाता है रेशो। देखिए अर्थमेटिक के अंदर प्लस होके आगे बढ़ते तो हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं डी, जिसको माइनस करके निकाला जाता है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ते तो यहाँ पर रेशो निकाला जाता है डिवाइड करके। रेशो कैसे निकलता है, T2 डिवाइड बाय T1 या T3 डिवाइड बाय T2, इस तरीके से रेशो निकलता है। जैसे 6 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 3 आएगा। 18 डिवाइड बाय 6 करूंगा तब भी क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये रेशो निकालने का तरीका है, ठीक है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हमें क्या निकाल के बता दे, ये भी पर्टिकुलर टर्म निकाल के दिखाएगा। फॉर एग्जांपल ये 3 टर्म लिखी हुई है, मैंने कहा मुझे छठी टर्म बता दे। वैसे तो बहुत छोटे नंबर थे, शायद आप ऐसे ही कैलकुलेट करके बता दे, लेकिन आप 10वीं 11वीं 12वीं टर्म या 50वीं टर्म निकालनी है तो फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसमें भी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है ज्योमेट्रिक सीरीज का। अच्छा, इसके अंदर ज्योमेट्रिक सीरीज का थोड़ी सी ज्यादा कॉन्सेप्ट है। सीरीज का मतलब वही मैंने बताया, सम करना। जैसे ऊपर मैंने सीक्वेंस लिखी थी, इसका सम चाहिए। अब इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वो थोड़े ज्यादा यूज हो रहे हैं। ज्यादा इन सेंस हमारे पास दो फॉर्मूले यहाँ पर दिए हुए हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला हमारे पास सम का ये है, ये कब होगा, जब आर की वैल्यू 1 से, रेशो जब होगा, रेशो आप निकालते डिवाइड करके निकालेंगे, अगर रेशो की वैल्यू आपकी 1 से छोटी है तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, अगर 1 से बड़ी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई, आई होप ये क्लियर है। अब ये फॉर्मूला शीट अपने पास लिख लें या प्रिंट आउट करा लें, ताकि अभी मैं सवाल सॉल्व कराऊं तो आपको आइडिया और चीज़ों को किस तरह करना है। अब हम बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। अब इसके हम उस पर बढ़ते हैं, क्या कहते हैं, सवालों पे बढ़ते हैं, किस तरह के सवाल एमसीक्यूज आए हुए हैं। और ये भी 3 साल हुए हैं इसको आए हुए, इस टॉपिक को, तो ज़्यादा सवाल नहीं है, लेकिन इसी तरह से ही सवाल आएंगे जैसे मैंने आपको दिखाए, कोई अलग से चीज़ें नहीं आएंगी, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है आप लोग का। अच्छा जी, अब देखें पहला सवाल, द कॉमन रेशियो ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। कितना आसान सवाल है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो कॉमन रेशियो निकालना क्या मुश्किल है। कॉमन रेशियो किसको कहते हैं, ज्योमेट्रिक्स में आर को कहते हैं। आर कैसे निकलता है, आर हम सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो या थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दो, किसी से भी कर दो। तो यहाँ पर सेकंड टर्म क्या है, 1/4, आपने लिखा 1/4। फर्स्ट क्या है, 1/16। अब यहाँ बच्चा फंसता है कि ये कैलकुलेशन कैसे हो, भाई बहुत ध्यान से इसको करें। देखें ऊपर लिखा हुआ है मेरे पास 1/4, नीचे है 1/16, ये डिवाइड में, जब इसको ऊपर लेके आऊंगा मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 16/1 बन जाएगा। तो अब ये बन गया r इज इक्वल टू 16 वन दा 16, 4 वन दा 4। अब यहाँ कटिंग कर दो, 4 वन दा 4, 4 दा, नहीं आती भाई कैलकुलेटर कर ले, तो आंसर 4 आ गया।
तो इसका रेशो आ गया 4। इतना सा सवाल था। अगला पार्ट देखें 2025 का। इन द गिवन अर्थमेटिक सीक्वेंस, बता दिया ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आपको नहीं बताया गया, अगर यहाँ पर ये चीज नहीं लिखी हुई होती, इन द गिवन सीक्वेंस लिखा हुआ होता और कहता 100 टर्म निकाल दो, अब उसने आपको नहीं बताया ये अर्थमेटिक है या ज्योमेट्रिक है। जब आपको नहीं बताया हुआ होगा तो आप कैसे पहचानेंगे? अर्थमेटिक क्या होता है? प्लस होकर आगे बढ़ रही होती है। और ज्योमेट्रिक क्या होता है? मल्टीप्लाई होकर आगे बढ़ती है सीक्वेंस। ये बात क्लियर है? वैसे तो अगर इसको आप क्लियरली देखो तो यहाँ पर आपने क्या करना है, डी निकाल के चेक करो पहले। 27 माइनस 20 किया तो 7 आ गया। एक और डी निकाल लो, 34 माइनस 27, फिर 7 आ गया। ठीक है, तब दो आपने डी निकाले, डिफरेंस निकाले, इसको इससे माइनस करके इसको इससे, दोनों के सेम आ गए। इसका मतलब ये अर्थमेटिक है। अगर सेम नहीं आ रहे तो फिर आप रेशो निकाल के देखना। ठीक है, दो रेशोज निकाल के देखना, अगर वो दोनों रेशो सेम आ गए तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या निकालना है? मैं यहाँ पर 100 टर्म निकालनी है। अब मैंने क्या कहा था, आप लोगों को भी बताया था कि जब टर्म निकालनी हो तो फॉर्मूला हमारे पास फॉर्मूला शीट में मौजूद है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ए की जगह आ जाएगी पहली टर्म जो कि 20 है, एन की जगह 100 क्योंकि 100 टर्म निकालनी है, डी की जगह क्या हो, डिफरेंस। डिफरेंस क्या आ रहा था? 7 आ रहा था, 7 लिख दिया मैंने। इसको आप कैलकुलेटर में कर लेते, क्यों परेशान होना है, डायरेक्ट कैलकुलेटर से करते हैं। ये हमारे पास 100 माइनस, तो ये 99 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और फिर बाहर लिखा हुआ है 7 और ये आपस में मल्टीप्लाई, तो 20 प्लस 99 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 713 जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ये दो एमसीक्यूज इसके आए हुए हैं। ठीक है, आई होप ये वाले क्लियर होंगे आप लोग को, बड़े सिंपल से एमसीक्यूज हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, 2024 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक। अब देखिए वो पूछ रहा है, वो कह रहा है बताओ कौन सी इसमें सीक्वेंस ज्योमेट्रिक की है। तो आपने क्या करना है, इसका रेशियो निकाल के देखो भाई। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, 4 डिवाइड बाय 2 तो आ गया 2। 9 को 4, फिर आगे वाला भी चेक करना है। 9 डिवाइड बाय 4 करा, नहीं हो सकता, पॉइंट्स में आ रहा है, मैच नहीं कर रहा, दोनों सेम नहीं आ रहे। इसका मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। यहां पर आ जाओ, 4 डिवाइड बाय 2 2 आ गया, फिर 8 डिवाइड बाय 4 2 आ गया, ये मैच कर रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन फिर भी बाकी चेक कर ले, 4 डिवाइड बाय 2 6 डिवाइड बाय 4 ये भी नहीं होगा, इसी तरह ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, इसका रेशो निकाल के, एक से ज्यादा रेशो निकालें, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, थर्ड को सेकंड से डिवाइड किया, दोनों सेम आ गए, इसका मतलब वो मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब सवाल को रीड करें। इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस माइनस, कॉमन डिफरेंस मतलब डी, डी की वैल्यू दे दी, एंड द फर्स्ट टर्म इज 5 मतलब ए की वैल्यू दे दी। द फिफ्थ टर्म ऑफ द, पांचवी टर्म निकालनी है, तो ए की वैल्यू 5 है। ठीक है, पांचवी टर्म निकालनी है, मतलब एन की जगह मैं पुट कर दूंगा 5 और डी की वैल्यू -3 दी हुई है। -3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिखेगा, तो ये 4 माइनस 1 क्या हो जाए, 5 माइनस 1 4 हो गया, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस नहीं हो रहा है इससे, तो ये हो जाएगा 4 3 12 और प्लस माइनस माइनस। तो आंसर आ गया माइनस का 7। ठीक है जी, 2024 के एमसीक्यूज भी हो गए। 2023, इन द गिवन सीक्वेंस द वैल्यू ऑफ y। सबसे पहले तो आपने ये पहचानना है, अब वैल्यू निकालनी है y की, पहले ये चेक करना है ये सीक्वेंस है किसकी। वैसे तो क्लियरली समझ आ रहा है क्या हो रहा है, माइनस होते जा रही है, 6 माइनस हो गए, फिर माइनस हो गए, फिर माइनस हो गए, फिर माइनस हो गए, तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, -6 होते जा रहा है। तो अगर आपने सीक्वेंस का पैटर्न समझ लिया, मेरी बात गौर से सुनना, अगर सीक्वेंस का पैटर्न समझ लिया, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो अब खुद बताओ, जब आपको पता चल रहा है कि -6 होके जा रही है सीक्वेंस, तो अगली वैल्यू -6 होने के बाद क्या होगा, एक्स क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। बड़ी कॉमन सेंस की बात है। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और हमें वाई पूछा है तो हम कह देंगे 21, वरना हम अर्थमेटिक का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। अच्छा, फिर से सवाल आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अच्छा, अब चेक करते हैं भाई, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा,
इसको इससे डिवाइड करूंगा तब भी 2 आ जाएगा, ये तो मैच कर गया। अब देखते हैं आगे। 9 डिवाइड बाय 3 करूंगा तो 3 आ जाएगा, 18 डिवाइड बाय 9 करूंगा 2 आ जाएगा, मतलब ये मैच नहीं कर रहा। 16 डिवाइड बाय 32 करूंगा 1/2 आएगा। 8 डिवाइड बाय 16 करूंगा फिर 1/2 आएगा। ओहो, ये इंटरेस्टिंग आ गया। अब ये देखें, यहाँ पर देखो, अब मैंने यहाँ पर 4 डिवाइड बाय 2 किया तो 2 आ गया, फिर 8 डिवाइड बाय 4 किया फिर से 2 आ गया। फिर अगली एक और चेक कर लें, 3 चेक करें एटलीस्ट। 12 डिवाइड बाय 8 किया तो नहीं आ रहा 2, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर ये भी नहीं है। 2 चेक करने से पता नहीं चल पा रहा, गलती के चांस हो सकते हैं, तो इसका मतलब आपने 2 से ज्यादा चेक करनी है, ये बात समझ लें, ठीक है। ऊपर वाले सवाल को वापस से देख लेते हैं। 16 डिवाइड बाय 32 करूंगा तो आ जाएगा 1/2, कैलकुलेटर में डाल के चेक कर लीजिएगा। फिर 8 डिवाइड बाय 16 करूंगा 1/2, फिर 4 डिवाइड बाय 8 किया तो फिर 1/2, तीनों बार सेम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर सेम आने के चांस देख लेते हैं। 64 डिवाइड बाय 80, तो 64 डिवाइड बाय 80 हमारे पास बनता है 4/5। अब 48 डिवाइड बाय 64 करके देखते हैं। ये 3/4, मतलब ये भी नहीं है, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, दो वैल्यूज से मैच करना जरूरी है। दो वैल्यूज सेम आ जाए तो आखिरी वो बेसिकली ज्योमेट्रिक होगी, जरूरी नहीं है। अच्छा यहाँ पर तो मैच कर ही नहीं रहा था, तो इसका मतलब बी इसका करेक्ट ऑप्शन ही था, ठीक है। यहाँ पर तीसरे वाले में मैच कर नहीं रहा था। 4 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 4 मैच नहीं कर रहा था। इत्तेफाक से यहाँ पर दो टर्म से ये अंदाजा हो गया। तीसरी टर्म पे जाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि बाकी जो टर्म्स थी वो दूसरी टर्म उसकी गलत आ रही थी। यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के अंदर शुरू की दो टर्म तो सेम आ रही थी, 2 और 2, तीसरी टर्म फर्क आ गई, इसलिए वो नहीं कहलाया, ठीक है। अच्छा जी, अब इस बढ़ते हैं हम आगे सीआरक्यूज के ऊपर। सीआरक्यू 2025 के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चंस आए, the sum of 58th term of the arithmetic sequence 3725, if the common difference of the series is 3 then find the first term। अच्छा, बहुत ध्यान से इस सवाल को समझना है, ठीक है। आ, ये इस 3 नंबर का ये पहला सवाल है, दो सवाल आएंगे, ये पहला पूरा सवाल है ए। द सम ऑफ 58th टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस इज 372। सम, वो कह रहा है जो सम है 50 टर्म का, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, सम के लिए एस यूज करते हैं, जो 50 टर्म का सम है वो 3725 है, ठीक है। ये मेरे पास सम है 3725। अब करना क्या है, गौर से सुनिएगा। ये क्या है, S50, यहाँ पर मैं फॉर्मूला खोल लूंगा। कैसे खोलूंगा, फॉर्मूला क्या होता है, n डिवाइड बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1d। फॉर्मूला शीट सामने रखें तो क्लियर समझ आएगी चीजें। तो n की जगह हम 50 रख देंगे, 50 टर्म की 50 डिवाइड बाय 2, 2a की वैल्यू तो नहीं पता, n की जगह फिर 50 माइनस 1, और d की वैल्यू उसने दे दी यहाँ पर 3, तो मैं 3 रख दूंगा। और ये पूरी चीज किसके 3725 के बराबर है। यहाँ पर मुझे फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर a की वैल्यू निकालनी है, उसने कहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म, ठीक है। आई होप ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। उसने स्टेटमेंट दी कि सम ऑफ 50 टर्म, तो S50 बराबर हो गया 3725। इसकी जगह पर क्या ओपन कर दिया, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है ना, Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर n, वो कह रहा है S50 ना, तो यहाँ पर 50 रखोगे तो जब फॉर्मूला खोलोगे तो जहां जहां n होगा वहाँ 50 रख देंगे। और ये बराबर किसके, 3725। इसको सिंप्लीफाई करना है, 50 डिवाइड बाय 2 करोगे क्या आ जाएगा, 25। बहुत ध्यान से करना है कि गलती ना हो। 50 माइनस 1 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 49। जो बेसिक है वो पहले कर लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो। अब ध्यान से देखेंगे 25 क्या हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल टू के दूसरी साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये 2a और 49 मल्टीप्लाई बाय 3 मेरे पास आ गया 147, और 25 को मैंने क्या कहा, वहां जाके डिवाइड करा देंगे। अब इसको डिवाइड कराते हैं, 3725 डिवाइड बाय 25, वैल्यू आ गई 149। तो 2a प्लस 147 इज इक्वल टू 149, ठीक है। अब ये चीज यहाँ पर क्या हो रही है, प्लस हो रही है, तो वहां जाके क्या होना है इसने, बड़ा कॉमन सेंस है, तो वहां जाके माइनस होना है इसने, ठीक है। तो 2a बराबर हो गया, अब देखिए 149 अपनी जगह पे, उसकी साइन चेंज नहीं होगी, 147 की साइन चेंज हो गई, माइनस हो गई।
तो इनको माइनस किया तो आ गया 2। अब ये 2 मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड, तो 2 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। तो मेरे पास ए आ गया 1, जो कि पहला पार्ट है 2 नंबर का। दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है, जो कि 1 नंबर का है, 15th टर्म। 15th टर्म मतलब 15वीं टर्म निकालनी है। अब कोई टर्म निकालनी होती है, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। कौन सी टर्म निकालनी है, 15। तो ए मुझे पता है 1 के बराबर है, मैं निकाल चुका हूँ। यहाँ आ जाएगा 15 माइनस 1, डी यहाँ 3 के बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ आ गया 14 3। तो यहाँ हो गया 14 3 से हमारे पास क्या होता है, 42। तो आंसर मेरे पास आ गया, 15 टर्म आ गई 43। ये इसका 1 मार्क। तो ये 3 नंबर का आपके पास पहला सवाल आ गया। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस ऑब्वियस सी बात है करनी पड़ेगी। और मैंने आपको कहा है, बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, हर वीडियो में कह रहा हूँ कि आपने अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपने ये वर्ब को एटलीस्ट 2 to 3 टाइम सॉल्व करना पड़ेगा, पूरी पूरी वर्ब, तब जाके कुछ बेहतर होगा। मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में शेयर कर दी है वर्ब बुक का लिंक। ठीक है, तो आप लोग वहां से डाउनलोड करें, प्रिंट आउट करवाएं और उसकी प्रैक्टिस करें, तभी हो पाएगा। अच्छा, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अब इस सवाल को गौर से समझना। असलम invested rupees 3 lakh in a business. असलम ने इन्वेस्ट किए 3 लाख रुपए बिजनेस में. The capital grew at a growth rate of 9.04 in a 10 year. ग्रोथ रेट जो मिला है वो 9.04 है इन 10 ईयर। कैलकुलेट द टोटल वर्थ। सवाल को समझिएगा, पूछ क्या रहा है। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि वर्ड प्रॉब्लम वाला सवाल वो आपको जरूर देगा पेपर में, 2026 के पेपर में। ये मेरी प्रिडिक्शन है, आई होप ये आए, क्योंकि आसान होता है। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझे, टोटल वर्थ पूछ रहा है। टोटल का मतलब क्या होता है, सम करना। तो यहाँ पर सम वाला फॉर्मूला लगेगा। टोटल का मतलब क्या होता है, सम करना, प्लस करना। अच्छा, इसका सवाल चेंज कैसे हो सकता है वो भी मैं बताता हूँ, वो आपको कहाँ से घुमा सकता है। टोटल वर्थ का मतलब सम करना। अब सम के मेरे पास दो फॉर्मूले थे, मैं एक बार फिर आपको फॉर्मूलों की तरफ लेके जा रहा हूँ। ठीक है, दो फॉर्मूले थे ज्योमेट। अच्छा हाँ, एक और बात इंपॉर्टेंट बात, जब भी ये वर्ड प्रॉब्लम का सवाल आएगा तो आपने ज्योमेट्रिक लगाना है। सही है, ये ज्योमेट्रिक से सॉल्व होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी इस तरह का सवाल है जिसमें परसेंटेज फॉर्म दी हुई, ग्रोथ रेट दिया हो और 10 ईयर्स दिए हो, तो ये ज्योमेट्रिक का सवाल है। सम का फॉर्मूला लगाना है ज्योमेट्रिक का। क्लियर हो गई बात, यहाँ ज्योमेट्रिक का सवाल लगेगा, ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला लगेगा सम का। अब ज्योमेट्रिक के दो फॉर्मूले थे सम के, मैं आपको फिर से फॉर्मूलों की तरफ लेके जाता हूँ। अच्छा जी, बहुत ऊपर है फॉर्मूले। अच्छा जी, ये देखें, ये दो फॉर्मूले। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है हमारी आर की वैल्यू क्या है। जो आर की वैल्यू होगी उसके मुताबिक हम अपना फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हम देख लेते हैं, आर की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी। यहाँ पर आर कैसे निकालना है, क्योंकि हमारे पास कोई सीक्वेंस तो दी भी नहीं है। क्योंकि आप लोग तो कहेंगे सर आपने तो बताया था आर की वैल्यू तो डिवाइड करके निकालते हैं, अभी यहाँ कैसे निकालें। तो सब्र रखें, मैं बताता हूँ, और बड़ा आसान सा तरीका है। ठीक है, इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखें जी, दो फॉर्मूले अपने पास लिख लें अभी, और कंडीशन भी लिख लें, आर इज लेसर देन 1, आर इज बिगर देन 1। अब आप बढ़ते हैं सवाल के ऊपर। ठीक है, और यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले आर कैसे निकलेगा, ये सिर्फ इस वर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल के अंदर आपने आर निकालना सीखना है। आर की वैल्यू आपको दी हुई है 9.04। क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। जब भी ग्रोथ कहेगा तो +1 कर देंगे आप। अच्छा, यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, ये परसेंटेज में दी हुई है। परसेंटेज से कैसे हटाएंगे देख ले भाई, सब देख ले, यहाँ पे आना चाहिए क्योंकि ये चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट है। डिवाइड बाय 100 किया तो ये परसेंटेज, एस डी दबाया तो ये परसेंटेज से हट गया, अब आ गया 0.0904। अब इसमें +1 करा दें तो अब वैल्यू मेरे पास आ गई 1.0904। तो यहाँ पर सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आर की वैल्यू 1 से बड़ी आ चुकी है। सेकंड वाला फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला था मेरे पास। ठीक है, ये फॉर्मूला था। बस आपने आर को समझना है, याद रहे वर्ड प्रॉब्लम में सवाल आएगा इस तरीके से, जिसमें परसेंटेज गिवन हो, आपको ग्रोथ रेट दिया हुआ हो, और आपको एयर दिया हुआ, तो आपने ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, पहली चीज ये हो गई ज्योमेट्रिक का। और यहाँ पर वर्ड ये है टोटल वर्थ, टोटल का मतलब आपको सम चाहिए, तो इसलिए सम वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आर निकालने के लिए हमने क्या किया, +1 किया, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ रेट लिखा, मतलब ग्रोथ मतलब बढ़ रहा है। अगर यहाँ वर्ड यूज होता है डीके, डीके का मतलब होता है डिक्रीज होना, तो यहाँ आर की वैल्यू को -1 करते हैं।
ठीक है। लेकिन बहुत कम चांस ऐसा सवाल है, लेकिन पता होना चाहिए को, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, अब यहाँ पर सिंपल हमें वैल्यूज पुट करनी है और फिर कैलकुलेटर में हमने सॉल्व कर देना है। ए किसके बराबर है, ए आपका ये कहलाएगा, ए जो है आपकी वैल्यू 3 लाख कहलाएगी, आर की वैल्यू 1.0904, और इसकी पावर क्या लगी हुई है, पावर एन हमारे पास क्या है, 10 है, एन का मतलब एयर 10, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय 1.0904 -1। ठीक है। अब ये सवाल हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है, ताकि ये गलती ना हो। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास 3 लाख है, तो 3 लाख सबसे पहले लिख दूंगा मैं, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगाया और फ्रैक्शन बना दिया। अब ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट आ रहा है, क्योंकि आर की पावर बन रहा है ना, तो 1.0904 ब्रैकेट क्लोज किया, पावर इसकी क्या है 10 लगा दी, ये -1 हो रहा है, डिवाइड में गए, फिर 1.0904 -1, ठीक है, और ये हमने -1 करके ब्रैकेट क्लोज करना, मतलब वरना एरर दे देगा। ये ब्रैकेट क्लोज हुआ, ये वाला एरर दूसरा ब्रैकेट अलग था, ये ब्रैकेट, अब इक्वल टू दबाया, तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ गया 4566589.408। इसका फाइनल आंसर कैसे लिखना है आपने इंग्लिश में, आपने कहना टोटल वर्थ ऑफ द कैपिटल आफ्टर 10 ईयर विल बी दिस, ये लिख देने वाली, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वर्ड प्रॉब्लम वाला सवाल जरूर आएगा, आपको जरूर टेस्ट करने के लिए आएगा, तो मे बी एक पार्ट इस तरह का जरूर हो, तो इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। ये 2025 के 2 सवाल थे, मैंने आपको करा दिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द गिवन अर्थमेटिक सीरीज, सम निकालना है, सीरीज दी हुई है आपको, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एन डिवाइड बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन डी। अब यहाँ पर हमारे पास एन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द गिवन अर्थमेटिक सीरीज। यहाँ पर मुझे n की वैल्यू नहीं दी हुई क्या, सम निकालना है, फाइंड द सम ऑफ द गिवन अर्थमेटिक सीरीज। अच्छा, पहले a हमारे पास, तो ये a हो गया हमारे पास, d डिफरेंस निकाल लेते हैं, t2 माइनस t1, तो 3 -1 करूंगा तो मेरे पास आ गया 2 आ गया। ये दोनों चीजें तो आ गई मेरे पास, n की वैल्यू नहीं है, n की वैल्यू हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 103 का मतलब यहाँ पर है कि हमारे पास लास्ट टर्म दी हुई है, लास्ट टर्म की वैल्यू है, तो यहाँ आएगा 103, ये मैंने मिस्टेक की, 1 प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू 2, 1 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 102 इज इक्वल टू एन माइनस वन, और 2 को वहाँ जाकर डिवाइड करा देंगे। निकालना सम था, लेकिन मसला क्या था, एन नहीं पता था, एन निकालने के लिए टर्म वाला फॉर्मूला यूज करके एन निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 51 इज इक्वल टू एन माइनस वन, -1 हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो ये बन गया 52। अब मैं निकालूंगा सम, ठीक है, 3 नंबर का ये सवाल है। अब ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करके मैं सम निकालूंगा, क्योंकि एन की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है जो कि है 52। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 52 डिवाइड बाई 2, ए की जगह 1, एन की जगह 52 -1, डी की जगह 2, ठीक है। ये डी की जगह यहाँ 2 है। इसको पूरा कैलकुलेटर में भी किया जा सकता है, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, आप ना करना चाहें, आप पहले 4 सिंप्लीफाई कर दे, वैसे कर दे, 52 डिवाइड बाई 2, यहाँ आ जाएगा, देखें अब यहाँ क्या 2 1 2 ही बनेगा, तो 2 लिख देता हूँ मैं, प्लस अब 52 -1 क्या बनेगा 51, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 2 से, क्योंकि डी की वैल्यू 2 है, तो थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तो बेहतर रहेगा। तो ये आपके पास सम की 2704 आंसर आ गया। ये पहला सवाल था जो 2024 के पेपर में आया था। पार्ट नंबर बी 2024 का जो है, द सम ऑफ फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 1.22, r इज इक्वल टू 0.2, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। अब इस सवाल के अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इसको मैं भी नहीं करवा रहा, क्योंकि इसकी वजह यह है कि इसके अंदर हमें दो चीजें अननोन हो गई। एक तो हमें कह रहा है फर्स्ट टर्म निकालते हैं, ठीक है, फर्स्ट टर्म मतलब ए फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन इशू ये आ रहा है कि हमें एन भी नहीं बताया गया, ठीक है, तो एन डायरेक्टली इसमें निकालना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं देखूंगा, अगर ई मार्किंग मुझे 2024 की मिल जाती है तो मैं गो थ्रू करूंगा कि वहां क्या करवाया गया है,
और इसका जो भी सॉल्यूशन मुझे मिलेगा मैं इसको आप लोगों को व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो ये वाला सवाल अभी मैं नहीं करवा रहा क्योंकि इसके अंदर कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि एक होता है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। खैर वो आपके टॉपिक का हिस्सा, मतलब आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो उस पर बात नहीं करूंगा, वरना अगर वो सवाल होता तो शायद जल्दी से हो सकता था। अगर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सवाल होता कर लेते, लेकिन फाइनाइट वाले में एन आ रहा होता है फॉर्मूले के अंदर, तो एन यहाँ पर जैसे ऊपर ये फॉर्मूला यूज किया था ना, अब यहाँ एन आ रहा होता, ठीक है। तो अब n की वैल्यू कहाँ से आएगी? अब n भी नहीं पता, a भी नहीं पता, दो अननोन तो हम नहीं निकाल सकते एक साथ। तो इसीलिए अभी इसको मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, बाकी मैं देखूंगा ई मार्किंग में क्या इसका सॉल्यूशन दिया है, इन्होंने क्या अप्लाई किया हुआ है। अगर मुझे मिल जाती है ई मार्किंग 2024 की तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में। 2023 पे बढ़ते हैं आगे। अच्छा जी, द फिफ्थ एंड द 11th टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर a -32 एंड -2048। इसका मतलब क्या है? पांचवी टर्म की वैल्यू है -32 और जो हमारे पास 11th टर्म है उसकी वैल्यू है -2048। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो एंड द फर्स्ट टर्म। मतलब r निकालना है और a निकालना है। यहाँ पर हम फॉर्मूले अलग अलग करके खोल देंगे। यहाँ फॉर्मूला खुलेगा, फॉर्मूला क्या होता है? a r की पावर n-1। तो यहाँ 5 है तो 5-1 इज इक्वल टू -32। यहाँ खुलेगा तो a r की पावर 11-1 इज इक्वल टू -2048। ये बन जाएगा a r की पावर 4 इज इक्वल टू -32, a r की पावर 10 इज इक्वल टू -2048। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये इक्वेशन नंबर 2। अब r की हाईएस्ट पावर 10 आ रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 से। तो a r की पावर 10 डिवाइड बाई a r की पावर 4 इज इक्वल टू -2048 डिवाइड बाय -32। राइट वाली साइड राइट से डिवाइड हो जाएगी, लेफ्ट वाली लेफ्ट से डिवाइड रहेगी, ठीक है। तो यहाँ माइनस से माइनस कट गया, ए से ए भी कट गया। यहाँ पर 4 आर है, 4 कट जाएंगे तो 6 बच जाएंगे। तो यहाँ मेरे पास आ गया आर की पावर 6 और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं 2048 डिवाइड बाय 32, वैल्यू आ रही है 64। अब मेरी बात गौर से सुनना, आर की वैल्यू निकालनी है, आर की पावर 6 नहीं निकालना मुझे। तो आर की पावर 6 कैसे पता चलेगा कि कैसे हटेगा? देखिए फॉर एग्जांपल अगर आर स्क्वायर होता तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते ही कट जाता। अगर मेरे पास 3 लिखा होता मैं क्यूब रूट लगाता, क्यूब रूट ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो ये कट जाता और आर बन जाता। यहाँ पर 6 है, इसका मतलब मुझे रूट लगाना पड़ेगा 6 का, यहाँ पर भी रूट लगेगा 6 का और यहाँ पर भी रूट लगेगा 6 का, ये कट जाएगा तो आर बन गया। अब मुझे चेक करना है ये √6, अब ये √6 कैसे आता है, ये देख लें भाई सारे। ये √664 कैसे आएगा? मैंने क्या किया, शिफ्ट दबाकर रूट दबाया, मैं पीछे ले गया, मैंने इसको डिलीट पर दबाया, मैंने यहाँ 6 लिख दिया, फिर रूट के अंदर वापस आया 64 लिखा, इक्वल टू दबाया 2 आ गया। इसका मतलब आर की वैल्यू मेरी क्या है, 2 आ गई, ठीक है। अब ए रह गया, ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें आप। फॉर एग्जांपल मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी आर की वैल्यू, तो ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर पुट कर दी मैंने आर की वैल्यू, तो ए आर की जगह 2 पावर 4 है -32, 2 की पावर 4, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 बनता है, तो 16 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनल वैल्यू आ गई -2। यही दो चीजें निकालनी थी, ये 3 नंबर का सवाल आपका हो गया। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट हमारे पास जैसे होता है, दो ऑप्शन होते हैं, एक करना होता है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू 9th टर्म। सम निकालना है, एन की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, ए भी पता है, आर भी निकाल लेंगे हम। पहले आर निकालते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करूंगा तो आर आ गया 0.1। आर की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है, 1 से छोटी है, ठीक है, आर की वैल्यू। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, जब हमारी वैल्यू आर की वैल्यू छोटी होगी 1 से, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, वो हमने इम्प्लीमेंट किया था। ये तो बड़ी वैल्यू का था ना हमारे पास, जब आर की वैल्यू बड़ी आ जाए 1 से तब ये वाला फॉर्मूला था। जब हमारे पास छोटी आ जाए फिर हमारे पास फॉर्मूला डिफरेंट था,
ठीक है, 1 माइनस आर की पावर एन और 1 माइनस आर बन जाता हमारे पास। यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया था मैंने, आई थिंक नहीं किया। चले मैं दिखा वापस से एक बार गो थ्रू करवा दूं जल्दी से। ये आ गया, दोनों के सेम फॉर्मूले हैं, बस क्या है रेसिप्रोकल हो। यहाँ आर एन माइनस वन था और नीचे आर माइनस वन, या 1 माइनस आर हो गया। ठीक है, यही फॉर्मूला है हमारे पास। चले भाई इम्प्लीमेंट करते हैं इसको और हम एंड करते हैं इस वीडियो को। अच्छा, यहाँ स्पेस कम है मेरे पास, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। अच्छा, फॉर्मूला मेरे पास है a 1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस आर। a की जगह 1 आ गया, 1 वैल्यू है। r की जगह 0.1 आ गया, पावर क्या आएगी 9 आएगी। ठीक है, नीचे 1 माइनस 0.1, कैलकुलेटर में पूरा सॉल्व करना है। अब बाहर 1 है, 1 लिखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो ब्रैकेट में 1 माइनस, फिर ब्रैकेट लगाया 0.1 पावर 9 ब्रैकेट क्लोज, फिर 1 माइनस 0.1। आंसर 0 आ रहा है यहाँ पर। ओ गलती हुई ऊपर, यही मैं परेशान, ये क्या हो गया, ऊपर 0.1 है, तो आंसर आ रहा है मेरे पास 1.1111। तो ये आपका हो गया पार्ट नंबर बी का आंसर। तो ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। ये चैप्टर थोड़ा सा लगता है बच्चों को मुश्किल, लेकिन इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, इसी तरह के सवाल कोई ना कोई बन के आएंगे। मेरे लिहाज से वर्ड प्रॉब्लम आने के चांस बहुत होंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया बताना आप लोगों को, वर्ड प्रॉब्लम मैंने कहा था, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टोटल वर्थ, मतलब टोटल निकालना है। टोटल निकालना है तो मैंने सम वाला फॉर्मूला लगाया। अगर टोटल नहीं लिखा होता, कुछ और लिखा होता, अब मैं आपको सवाल दिखाता हूँ। मैं आपको एक सवाल दिखाता हूँ, कहाँ गया वो क्वेश्चन। इस सवाल में उस सवाल में क्या फर्क होगा, बहुत ध्यान से। अब ये सवाल है, अब ये सवाल आप रीड करें पहले एक बार। A city population is growing at a rate of 2% per year. If the population was 1 lakh at the start of the year, then what will be the total population in 10 year? ठीक है, टोटल पॉपुलेशन इन 10th ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कैसे सॉल्व करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट लाइन हमारे पास यहाँ पर ये है, देन व्हाट विल बी द टोटल पॉपुलेशन इन 10 ईयर, और यहाँ का टोटल वर्थ ऑफ कैपिटल आफ्टर 10 ईयर, टोटल वर्थ। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर जो वर्डिंग का डिफरेंस है उससे फ़र्क पड़ जाएगा। यहाँ पर हमने सम का फॉर्मूला लगाया क्योंकि टोटल वर्थ पूछा था 10 साल के बाद, वो क्या पूछा है 10 व्हाट विल बी द टोटल पॉपुलेशन इन 10th ईयर, 10वें साल में क्या टोटल पॉपुलेशन होगी। तो यहाँ पर हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फॉर्मूला क्यों यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर टर्म निकालने के। तो मुझे 10वें साल की टर्म निकालनी है, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये गलती मत कर दीजिएगा, आपको इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम आ सकते हैं। यहाँ आपका 1 लाख आ जाएगा, आर की वैल्यू वही 2% है, तो डिवाइड बाय करेंगे 100, तो 0.0 प्लस 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1.02 की पावर 10 माइनस 1, तो ये 9 हो जाएगा। तो ये आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताने का मकसद क्या था, यहाँ पर वो कैलकुलेट द टोटल वर्थ ऑफ द कैपिटल आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद टोटल क्या बनेगा वो पूछ रहा है। यहाँ पे वो पूछ रहा है पर्टिकुलर टोटल पूछ रहा है, 10वें साल का इन 10th ईयर, 10वें साल क्या वैल्यू की वो पूछ रहा है। तो प्लीज़ इस वर्डिंग का ध्यान रखिएगा, वरना आप गलत कर जाएंगे सवाल। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को क्लियर होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।